नमस्कार रेल साथियों, हम सोल्व कर रहे थे 14 मार्च 2020 का अजमेर डिवीजन का WLI का पेपर, जिसमें हमने राजभाषा का अलग से वीडियो बनाया था और प्रश्न संख्या 1 से 50 तक हमने करवा दिए थे। आज उससे हम 51 से आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए आपको 51 से आगे बताते हैं। तो जो प्रश्न संख्या 51 है वो पूछ रहा है साथियों कि जोन में एक ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। जोन में ध्यान रखिएगा, जोन में एक ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो जोन के अंदर जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो उस जोन का मंडल रेल प्रबंधक होता है, यानी DRM साहब। तो आपका जो आंसर है वो DRM साहब हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपके जो नहीं, उस जोन के सॉरी ये DRM साहब नहीं होंगे, सॉरी। इसमें जो उस जोन के महाप्रबंधक हो जाएंगे, यानी GM महोदय हो जाएंगे। उसमें GM महोदय उसके आपके सक्षम प्राधिकारी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है। इस प्रश्न को, जो 52 नंबर प्रश्न था साथियों, ये प्रश्न जो जब पेपर आयोजित हुआ था तो इस प्रश्न को प्रश्न और उत्तरों में खामी होने की वजह से इस प्रश्न को छोड़ दिया गया था, तो अपन भी यहाँ छोड़ रहे हैं। चलिए 53 नंबर देखते हैं। हॉस्टल सब्सिडी का दावा करने के लिए निवास और हॉस्टल के बीच की दूरी के बारे में पूर्व शर्त क्या है। तो यहाँ पे जो पूर्व शर्त है वो 50 किलोमीटर की है, यानी कि हॉस्टल सब्सिडी और निवास और हॉस्टल के बीच 50 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में होना जरूरी है, जब जाके आप हॉस्टल सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर है 54। समूह सी के कर्मचारियों की जन्म तिथि में परिवर्तन करने की शक्तियां किसके पास है। यहाँ समूह सी की पूछ रहा है, ग्रुप सी की। तो जो अगर उनकी जन्म तिथि में परिवर्तन करने की शक्तियां किसके पास है, यानी उनकी जन्म तिथि में परिवर्तन, तो वो शक्तियां जो आपके हैं वो हैं PCPO साहब के हैं। और वर्तमान में NWR के पेपर की बात हो रही, तो वर्तमान में NWR के PCPO कौन है ये भी आप जानते हैं, श्री प्रभाष कुमार जी हैं। श्री प्रभाष कुमार जी हैं NWR के PCPO श्री प्रभाष कुमार जी हैं। और PCPO की आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा साथियों। प्रश्न नंबर जो 55 है वो देख लेते हैं। हाउस बिल्डिंग एडवांस HBA, हाउस बिल्डिंग एडवांस के बारे में इस प्रश्न पत्र में अब तक 3 प्रश्न आ चुके हैं साथियों। हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए कितने साल की सेवा की आवश्यकता होती है। तो वो होती है आपके 5 साल की सर्विस की आवश्यकता होती है। एक पहले मैंने पेपर सोल्व करवाया था, उसमें भी आप ये प्रश्न करेक्शन कर लेना अपने दिमाग के हिसाब से। उसमें 5 वर्ष मैंने नहीं बताया था, उसमें गलती से वो गलत हो गया था हमारा प्रश्न। तो जो हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए जो मिनिमम कितने साल की आवश्यकता, तो 5 साल की सर्विस आवश्यक होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 55 का ए। चलिए प्रश्न संख्या 56 है, 56 है। लेवल 12 में काम करने वाले अधिकारी के लिए किस तरह का ड्यूटी पास जारी किया जाता है। तो लेवल 12 में कौन आते हैं, तो लेवल 12 में कौन आते हैं, तो लेवल 12 के अंदर आपके जो ग्रुप बी अधिकारी होते हैं, जो ग्रुप बी अधिकारी होते हैं, जो ग्रुप बी अधिकारी होते हैं वो लेवल 12 में आ जाते हैं आपके। तो उनके लिए ब्रॉन्ज मेटल पास विथ
फर्स्ट एसी अथॉरिटी, ब्रॉन्ज मेटल पास विथ फर्स्ट एसी अथॉरिटी। और सिल्वर जो मेटल पास मिलता है वो आपके डीआरएम साहब को और वर्कशॉप में सीडब्ल्यूएम साहब को मिलता है। तो ये सिल्वर उनको मिलता है, ये उनके लिए है, यानी एसएजी ग्रेड के अधिकारियों के लिए। और ये जो गोल्ड पास होता है ये आपके जीएम से ऊपर, गोल्ड जो पास होता है ये आपके जीएम और उससे ऊपर के अधिकारी, यानी उससे ऊपर के कौन, जीएम के बाद कौन आता है, रेलवे बोर्ड के अधिकारी, सचिव, जितने भी रेलवे बोर्ड के अधिकारी हैं और सचिव हैं उनके लिए ये गोल्ड पास होता है, यानी जीएम से और जीएम से ऊपर के लिए। और जो वर्कशॉप का सीडब्ल्यूएम साहब होते हैं और डीआरएम साहब होते हैं वो सिल्वर पास उनको मिलता है। तो ये एसएजी ग्रेड के होते हैं। और तो ये ग्रुप बी अधिकारी वाले, ये आपके ग्रुप बी अधिकारी को ये ब्रॉन्ज पास मिलता है, ब्रॉन्ज मेटल पास मिलता है विथ फर्स्ट एसी अथॉरिटी, यानी कि जो लेवल 12 में काम करने वाले अधिकारी के लिए किस तरह का ड्यूटी पास जारी किया जाता है, तो उसके लिए ब्रॉन्ज मेटल पास दिया जाता है और विथ फर्स्ट एसी के साथ अथॉरिटी, फर्स्ट एसी जो फर्स्ट एसी के अथॉरिटी होते हैं। तो लेवल 12 के लिए ऑप्शन जो पर्सन संख्या 5-6 है उसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। यदि 1 नवंबर 2019 को ज्वाइन किया जाता है तो कर्मचारी के खाते में औसत वेतन पर छुट्टी के कितने दिन क्रेडिट होंगे? तो यहाँ औसत एलएपी होती है साथियों। तो एलएपी जो आपकी मिलती है वो 1 महीने की 2.5 दिन की मिलती है। और ये 2.5 दिन कैसे आते हैं? ये 2.5 दिन ऐसे आते हैं, आपको एक कैलेंडर वर्ष में 30 मिलती है तो आप यहाँ पे 12 महीने का भाग दे सकते हैं। तो 12 से ये 24 दो बार और 6 बचे तो 2.5 यानी 2.5 दिन 1 महीने की क्रेडिट होती है। तो किसी ने 1 नवंबर 2019 को ज्वाइन किया है तो 2.5 छुट्टी तो नवंबर की हो गई, 2.5 छुट्टी तो आपके नवंबर की हो गई और 2.5 छुट्टी आपके दिसंबर की हो गई। इस हिसाब से ये 5 दिन आपका आंसर इज राइट। तो यहाँ जो प्रश्न नंबर 57 है उसमें 5 दिन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 58 है, पैतृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए स्वीकार्य है? तो पैतृत्व अवकाश जो होता है वो आपको 15 दिनों के लिए दिया जाता है और ये 2 बच्चों के लिए दिया जाता है, 2 चिल्ड्रन के लिए दिया जाता है। जो शुरू के जो 2 बच्चे होते हैं, 2 बड़े बच्चे उनके लिए दिया जाता है, 2 जीवित बच्चों के लिए, ये शुरू के 2 बड़े बच्चों के लिए दिया जाता है, उसके बाद में ये नहीं दिया जाता। दूसरी बात, यदि 15 दिन का पैटर्निटी लीव नहीं लेते हैं 6 महीने के अंदर, इसकी 6 महीने की वैलिडिटी है, 6 महीने के अंदर नहीं लेते हैं तो यह लैप्स हो जाती है छुट्टियां 6 महीने की। ये पैटर्निटी लीव के बारे में इतना तो आप जानते ही हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। 59 में प्रश्न है और जो ये पितृत्व अवकाश था ये ऊपर वाला प्रश्न। अब 59 में चलते हैं। लेवल 6 में कर्मचारी रिटायर होने पर RELHS रिटायर्ड एम्प्लॉय लेबरलाइज हेल्थ स्कीम 1997 की कितनी राशि की कटौती करने की आवश्यकता होती है? लेवल 6 के लिए पूछा है साथी, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो लेवल 6 में ये जो राशि काटी जाती है वो आपके काटी जाती है 54,000। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेवल 6 में कर्मचारी रिटायर होने पर यहाँ होता है रिटायर्ड एम्प्लॉय लेबरलाइज हेल्थ स्कीम 1997 में। तो लेवल 6 में कौन आता है आप जानते हैं। लेवल 6 में आपका WLI भी आता है, लेवल 6 में आपका MCM भी आता है, लेवल 6 में आपका JE भी आता है और भी कई पोस्टें रेलवे में जो लेवल 6 में आती हैं। तो उसके लिए आपके 54,000 का 54,000 रुपए की कटौती की जाती है लेवल 6 के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है BOS का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ जो BOS का पूर्ण रूप है वो है बुक ऑफ सेक्शन, बुक ऑफ सेक्शन, बुक ऑफ सेक्शन, बुक ऑफ सेक्शन इज राइट आंसर, इज राइट आंसर।
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21 है, नई बनाई गई पोस्ट को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो नई पोस्ट बनती है उसको किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसको कंटिन्यूस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, ये HOAR से संबंधित प्रश्न है। कंटिन्यूस का मतलब होता है सतत, एक्सक्लूडेड का वर्जित, EI का इंटरमीडिएट, एसेंशियली इंटरमीडिएट। और ये तो इसमें जो आपका आंसर होगा, नई बनाई गई पोस्ट को कंटिन्यूस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कंटिन्यूस में ध्यान रखिएगा, जो नई पोस्ट बनाते हैं उसको कंटिन्यूस में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न संख्या जो 62 है वो देख लेते हैं। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किस तारीख से आरक्षण शुरू किया गया, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो ये ओबीसी की बात कर रहा है साथियों, ओबीसी की बात कर रहा है। तो सरकारी नौकरियों में जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो तारीख से आरक्षण शुरू किया गया था, तो उस किस तारीख से शुरू किया गया था, तो वो तारीख है आपकी 8 सितंबर 1993। 8 सितंबर 1993। तो ये आपके 8 सितंबर 1993 ऑप्शन सी में है, यानी 8/9/1993। 8 सितंबर 1993 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न, धारा 80 CPC से संबंधित है। तो धारा 80 CPC से संबंधित है, किससे संबंधित है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, नोटिस टू गवर्नमेंट, रेलवे एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपकी धारा है वो नोटिस टू गवर्नमेंट से संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तथ्यात्मक कार्य विश्लेषण के लिए कितना समय माना जाता है? तो तथ्यात्मक कार्य विश्लेषण के लिए कितना समय माना जाता है? तो वो आपके 72 घंटे हैं, 72। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम दहेज पर प्रतिबंध लगाता है? तो वो आपका 13A है। 13A है जो दहेज पर प्रतिबंध लगाता है। ये रेलवे कंडक्ट रूल की बात कर रहा है 1966 की, जिसमें 26 नियम होते हैं, उसमें से 13A है जो आपके दहेज से संबंधित है, 13 उपहार से संबंधित है, और 14 रेल कर्मचारी के सम्मान से संबंधित है, और 12A का कोई प्रावधान नहीं है, और ये तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर आपका 66 में बी हो जाएगा। 66 में बी ऑप्शन। और यहाँ एक याद और दिला दूं, 15A है जो आपके क्वार्टरों के सबलेट से, यानी क्वार्टरों के दुरुपयोग से संबंधित है। क्वार्टर खाली नहीं करना, क्वार्टर किराए पे देना, क्वार्टर में भैंस बकरियां रखना, क्वार्टर का दुरुपयोग करना, ये आपके 15A से है। और 22A और होता है इसमें, जिसमें 22A में आप किसी कारखाने में 14 साल से कम बच्चों को रोजगार पे प्रतिबंध है, तो वो 22A है। तो 3 नियम है यहाँ, 13A, 15A और 22A, तीनों मैंने आपको बता दिया, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो रूल 13 है वो उपहार से संबंधित है, उपहार लेने देने पे वर्जित है, तो वो 13 है। यहाँ 13A की बात हो रही, तो यहाँ 66 में ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये 14 है जो रेल कर्मचारी के सम्मान में है। प्रश्न संख्या 66 है, HBA की राशि स्वीकार्य है। HBA की राशि स्वीकार्य है। तो HBA की राशि जो आपकी स्वीकार्य है वो होगी आपके 34 टाइम्स पे इन पे बैंड, यही आपका राइट आंसर है। 36 टाइम पे इन पे बैंड नहीं, ये गलत है। 32 टाइम पे इन पे बैंड, ये भी गलत, ये तो है। तो 34 टाइम्स 34 टाइम्स पे इन पे बैंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उत्तर पश्चिमी की रेलवे की स्थापना कब हुई थी साथियों? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर है 1 अक्टूबर 2002, ऑप्शन सी इज राइट। NWR की जो स्थापना हुई थी, बहुत अच्छा प्रश्न है, NWR की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1/10/2002 को हुई थी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है
सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है रोजगार का वर्गीकरण धारा 123 डी में परिभाषित है, तो वो आपके इंटेंसिव है। जो 123 डी है उसमें इंटेंसिव आ जाता है, यानी गहन आ जाता है, इंटेंसिव, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। 68 में ए करेक्ट, यानी गहन रोजगार का वर्गीकरण धारा 123/डी में परिभाषित किया गया है, तो यहाँ ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट हो जाएगा 68 में। रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है, तो रेलवे का सबसे बड़ा जोन आपका एनआर है, उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कौन से आचार नियम 1966 में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाई गई है, तो वो सबसे राइट आंसर है आपका वो है थर्ड सी। थर्ड सी यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय के बारे में है, तो वो थर्ड सी है। ये रेलवे कंडक्ट रूल आपके 1966 का, रेलवे कंडक्ट रूल 1966 का थर्ड सी है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कई बार ये WLI के एग्जाम में कई डिवीजनों में खूब बार टपका है, ये मैक्सिमम बार रिपीट होता है, तो इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न नंबर जो आपके ये साथियों थोड़ा सा अपना पेपर थोड़ा सा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये उठपटांग सेट हो रहा है। अपन 71 में चलते हैं, 71 में चलते हैं, ये शायद 71 लगता है, पीछे रह गया शायद। हाँ पीछे रह गया, ये रहा 71, ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसी तरह भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली का कौन सा पैरा म्यूचुअल एक्सचेंज स्थानांतरण पर वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है, तो वो है आपके 310। इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित है, ये पैरा 310 है जो म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित जो पैरा है, पैरा पूछा है यहाँ, वो आपके 310 है, ध्यान रखिएगा। एनपीएस के तहत कितने नामांकित किए जा सकते हैं, तो एनपीएस के तहत आपके 3 नॉमिनी किए जाते हैं। एनपीएस के तहत कितने नामांकित, तो 3 नॉमिनी होते हैं 72 में। पेंशन कितने प्रकार की होती है, तो पेंशन आपके जो होती है 6 प्रकार की होती है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ आंसर डी इज करेक्ट। और प्रश्न नंबर 74 है आरटीआई के तहत आवेदकों को दिए जाने वाले उत्तर के लिए क्या समय सीमा निर्धारित है, तो वो 1 महीना होता है साथियों, ये आपको सभी को ध्यान होना चाहिए, 1 महीना होता है। और यदि वह जिसके लिए आरटीआई अपने लगाई है वो चीज, यानी कि वो आपका बिंदु या जो उसको टॉपिक या जो भी आपका जो वो है ऑब्जेक्शन है, वो यदि किसी के जीवन या इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए 48 घंटे हैं, यानी 2 दिन, उसके लिए 48 घंटे हैं, यानी 2 दिन में आरटीआई एक्ट को उसके लिए जवाब देना पड़ता है। ये किसी जीवन से या इमरजेंसी मुद्दे से संबंधित है या किसी के जीवन से संबंधित है, तो उसमें 2 दिन का टाइम रहता है। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो 30 दिन है, 74 में सी इज करेक्ट आंसर। किस नियम के तहत, किस अधिनियम एक्ट, किस अधिनियम के तहत रेलवे सेवक पुत्री को गोद ले सकते हैं, तो वो जो नियम था आपका, वो नियम है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ध्यान रखिएगा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। प्रश्न संख्या 76 है मानार्थ सुविधा पास किस तारीख से विधवा को देना आरंभ किया गया, तो ये दिया गया था आपके 12/3/1987 से, 12 मार्च 1987 से, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तारीख महीना आपको याद रखना है। इसमें जो मानार्थ पास मिलता है वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, या फिर 20 साल की सर्विस के बाद आप वीआरएस लेते हैं, कभी भी जब मिलता है, तो अगर वो विधवा है रिटायरमेंट होने वाली, तो ये जो पास देना शुरू किया था, जो मानार्थ पास विधवा को देना शुरू किया था, ये कब से किया गया था, तो ये 12 मार्च आपके 1987 से देना
शुरू किया था। तो ये तारीख आपको याद रखनी है। जयपुर वालों की एग्जाम नजदीक है, उनको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। पेंशन सारांशीकरण कितने वर्ष तक स्वीकार्य है? पेंशन सारांशीकरण कितने वर्षों तक स्वीकार्य है, यानी सारांशीकरण, तो वो 15 वर्ष है। ये 15 वर्ष के बाद ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाती है। और ये 78 है साथियों, ये प्रश्न भी गलत है और आंसर भी गलत है। तो रेलवे ने प्रश्न डिलीटेड किया था, अपने भी डिलीटेड कर रहे हैं यहाँ। 79 है, न्यूनतम वेतन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो न्यूनतम वेतन अधिनियम आपके लागू हुआ था 1948 में, ध्यान रखिएगा 1948 में न्यूनतम वेतन अधिनियम आपके लागू हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनुकंपा नियुक्ति के लिए उपयुक्तता में कर्मचारियों की विधवा को कितने अवसर दिए जा सकते हैं? तो वो 3 अवसर हैं, वो 4 अवसर हैं साथियों अनुकंपा नियुक्ति के लिए। अनुकंपा नियुक्ति के लिए कर्मचारियों की जो विधवा होती है उसको कितने अवसर दिए जाते हैं? तो वो 4 अवसर दिए जाते हैं। 4 अवसर दिए जाते हैं उनको नियुक्ति के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए 4 अवसर दिए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 81 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है, ध्यान रखिएगा साथियों। जो कैट के जो सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो प्रेसिडेंट करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैट का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और इसकी स्थापना आपके 1 नवंबर 1985 को की गई थी। और क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी कि जो भारत सरकार के, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनके जो विवादित मुद्दे हैं उनको फटाफट सुलझाना। और इसकी कैट में फीस रखी गई थी शुरू में 50 रुपए। और यहाँ हिंदी में इसको केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होती है। नेक्स्ट है 82 है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रदान की गई सेवा को एकाकी सेवा नहीं माना जाता है। तो यहाँ 18 वर्ष आ जाएगा, 18 वर्ष। ऑप्शन बी 82 में भी आ जाएगा। कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रदान की गई सेवा को एकाकी सेवा नहीं माना जाता है? तो उसके लिए 18 साल है। बाल शिक्षा भत्ता का भुगतान विकलांग बच्चे को किया जाता है, तो वो डबल किया जाता है। तो डबल का मतलब इसमें 83 में आपका बी आ जाएगा, क्योंकि इसको विकलांग बच्चे को 4500 रुपए प्रति माह मिलता है और सामान्य बच्चे को 2250 रुपए प्रति माह मिलता है। इस हिसाब से ये 27,000 आप एक बच्चे का उठाते हैं। 27,000 रुपए आप एक बच्चे का उठाते हैं, 2 बच्चों पे मिलता है तो 54,000 रुपए आप 2 बच्चों पे लेते हैं वर्तमान में इस समय। और विकलांग बच्चा है तो आप एक बच्चे का ही 54,000 लेते हैं, ये ध्यान रखें। अगर 2 विकलांग है तो फिर आपको 1,08,000 मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और तो यहाँ आंसर आपका 4500 रुपये आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लगभग आपको काफी लोगों को जानकारी होगी इसके बारे में, ये भुवनेश्वर है। ऑप्शन सी। हेडक्वार्टर का भी, हेडक्वार्टर से संबंधित भी एक प्रश्न आता है, मैंने हेडक्वार्टर का एक वीडियो भी डाल रखा है, आप उसको यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक दिवस का याद कर लें, एक दिवस का पक्का है, एक हेडक्वार्टर, 2 भी हो सकते हैं हेडक्वार्टर से संबंधित, कई बार देखे गए हैं 2 भी हो जाते हैं। और 1 या 2 प्रश्न दिवस के होते हैं जो एक राजभाषा में पूछ लेता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और एक दिवस वैसे पूछ लेता है, पेपर में पूछ लेता है, जैसे सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो 2 प्रश्न दिवस से हो जाते हैं, 2 हेडक्वार्टर मुख्यालय से हो जाते हैं। अब इसमें मुख्यालय का एक पूछ लिया, भुवनेश्वर पूछ लिया, चलिए ठीक है, 84 में सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 85 है, थार एक्सप्रेस उत्तर पश्चिमी रेलवे के किस स्टेशन से शुरू होती है? तो जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है, NWR है, उसका जो थार एक्सप्रेस जो चलाई गई है, वो पूछा है कि NWR के किस स्टेशन से शुरू होती है? तो वो होती है आपकी भगत की कोठी से, ध्यान में रखिएगा। भगत की कोठी आपके जोधपुर में है, भगत की कोठी आपके जोधपुर जंक्शन के पास में ही है, 2-3 किलोमीटर का फर्क है। भगत की कोठी जोधपुर में है और ये जोधपुर जंक्शन से 2-3 किलोमीटर का इसमें फर्क है, ध्यान रखिएगा। तो थार एक्सप्रेस उत्तर पश्चिमी रेलवे के किस स्टेशन से शुरू होती है? तो भगत की कोठी से शुरू होती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पत्र अजमेर का और उत्तर जोधपुर का, चलिए कोई बात नहीं, होता है, ऐसा भी होता है। 85 में
ए 85 में ए आंसर आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, तो सॉरी 13 नहीं, अपन तो आगे बढ़ रहेंगे अब ज़्यादा। ये 85 के बाद 86 में चलेंगे, तो 86 आगे होगा मेरे हिसाब से। सॉरी साथियों, प्रश्न थोड़ा सा उटपटांग सेट हो गया, इसके लिए मैं आपकी असुविधा के लिए खेद है, माफ़ी चाहता हूँ आपकी असुविधा के लिए। चलिए 70 के बाद ही गेतर हो गया था, और आए ये आ गया भगत की कोटि। तो चलिए भगत की कोटि आपका आंसर इसमें हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 86 पे चलते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस था। ये 14 अप्रैल को तो बाबा साहब का जन्म तिथि मनाते हैं, और जब वो 6 दिसंबर 1956 या कुछ ऐसे था, तो 6 दिसंबर उनकी महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन 86 में ए हो जाएगा, और यदि जन्म तिथि पूछे तो ऑप्शन सी 14 अप्रैल हो जाएगा, लेकिन यहाँ महापरिनिर्वाण दिवस पूछा इसलिए 6 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या ऑप्शन ए 86 में। प्रश्न संख्या 87 है, प्रश्न संख्या 87 है। डी एंड ए आर के तहत निलंबन के रिकोवेशन के लिए किस मानक संख्या का उपयोग किया जाता है? रिकोवेशन के लिए यानी कि निलंबन से बहाली के लिए SF4 किया जाता है, SF4 किया जाता है, ध्यान रखिएगा साथियों। तो SF4 सी है यहाँ, SF4 यहाँ सी है। SF3 नियोरावत्तों की स्वीकृति के लिए होता है। SF2 डीम्ड सस्पेंशन या प्रमाणित निलंबन या समझा गया निलंबन के लिए होता है। चलिए प्रश्न संख्या 88 है। वेतन का कितना गुना 5 वर्ष से कम अवधि में डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी भुगतान करने के लिए स्वीकार्य है? डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, तो वो हो जाएगा आपके इसमें डेथ 20 लाख, ये हो जाएगा आपके 5 वर्ष से कम अवधि में भुगतान करने के लिए स्वीकार्य है। तो ये हो जाएगा आपके 6 गुना हो जाएगा साथियों। वेतन का कितना गुना? 5 वर्ष से कम अवधि, 5 वर्ष से कम अवधि, तो वेतन का 6 गुना, वेतन का 6 गुना, तो ये वेतन का 6 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है, आर्टिजन कैटेगरी के ट्रेड टेस्ट में रिक्तियों के आंकलन में कितनी अवधि की गणना की जाती है? आर्टिजन कैटेगरी के ट्रेड टेस्ट में, आर्टिजन यानी टेक्नीशियन में रिक्तियों के आंकलन में कितनी अवधि की गणना की जाती है? तो यहाँ पे जो उनकी गणना की जाती है वो की जाती है 12 माह की, 1 साल की, 1 ईयर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, महंगाई भत्ता रेलवे कर्मचारियों पेंशनरों को उनके वेतन पेंशन पर WEF 1/1/2019 से कितने प्रतिशत था? तो 2019 में ये 12% था, ये 12% था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, 11 12 था उस समय, तो डी ऑप्शन इज राइट। प्रश्न संख्या 91 है, प्रश्न संख्या 91 है। कैट के फैसले के खिलाफ किस न्यायालय में अपील करी जा सकती है? तो कैट के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। संपूर्ण सेवा में रेलवे कर्मचारियों को व्यक्तिगत कंप्यूटर अग्रिम कितनी बार दिया जा सकता है? संपूर्ण सेवा में रेलवे कर्मचारियों को व्यक्तिगत कंप्यूटर अग्रिम कितनी बार दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है आपके 5 बार, 5 बार दिया जा सकता है, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यह आंसर डी हो जाएगा, यानी 92 का डी आंसर इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 93 है, किस पावर की अनुसूची SOP का उपयोग गैर राजपत्रित पदों के निर्माण के लिए किया जाता है? गैर राजपत्रित पदों के लिए किया जाता है, तो वो है आपकी SOP F, करेक्ट आंसर SOP F, शेड्यूल ऑफ पावर
शेड्यूल ऑफ पावर एफ। एसओपी की फुल फॉर्म होती है साथियों शेड्यूल ऑफ पावर, शेड्यूल ऑफ पावर एफ, ध्यान रखिएगा। एसओपी का मतलब होता है शेड्यूल ऑफ पावर। किस पावर की अनुसूची एसओपी का उपयोग गैर राजपत्रित पदों के निर्माण के लिए, तो शेड्यूल ऑफ पावर एफ का प्रयोग किया जाता है, शेड्यूल ऑफ पावर एफ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 94 है साथियों। एक सेकंड साथियों, असुविधा के लिए खेद है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 93 तक कर लिया हमने, 94 देखते हैं। SC/ST कर्मचारियों को गैर सुरक्षा पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में अंकों का कितना प्रतिशत छूट है, तो वो है आपका 10%। ये जर्नल और ओबीसी के लिए, जर्नल और ओबीसी के लिए 60 है, और SC/ST के लिए, SC और ST के लिए ये 50 है। तो यहाँ जर्नल ओबीसी के लिए 60 है, SC के लिए 50 है, तो 10% की छूट दी जाती है लिखित परीक्षा में, ध्यान रखिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 95 है। कांस्य धातु पास के गुम हो जाने पर अधिकारी द्वारा, कांस्य का मतलब क्या होता है साथियों, ब्रोंज, ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड का स्वर्ण, सिल्वर का रजत और ब्रोंज का कांस्य। तो यहाँ 3 पास होते हैं, गोल्ड, गोल्ड यानी स्वर्ण, सिल्वर, सिल्वर यानी रजत, और ब्रोंज, ब्रोंज यानी कांस्य। तो कांस्य धातु पास के गुम हो जाने पर अधिकारी द्वारा कितनी राशि जमा कराना आवश्यक है, तो ग्रुप बी अधिकारियों को ब्रोंज पास मिलता है, कांस्य धातु पास मिलता है। तो यदि वो खो जाएं तो उनको जो राशि जमा करानी पड़ती है वो करानी पड़ती है आपके 3750 और 50 रुपए के साथियों, जहां तक मुझे ध्यान है 3750 के ये कुछ ऐसे आसपास है, 3750 रुपए ऐसे कुछ आसपास है लमसम, और आप इसको चेक कर लीजिएगा 3750 के आसपास है, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 96 है। एनपीएस के अंतर्गत स्थायी पेंशन खाते में कितने अंक होते हैं, एनपीएस के अंतर्गत स्थायी पेंशन खाते में कितने अंक होते हैं, तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो 16 होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मैं बताता हूं कैसे। एक होता है पी पी ए एन, इसमें तो होते हैं 16, और एक होता है पी आर ए एन, इसमें होते हैं 12, और एक होता है आधार कार्ड, और एक होता है पैन कार्ड। तो आधार कार्ड में भी 12 होते हैं और पैन कार्ड में 10 होते हैं। तो और यहाँ जो एनपीएस का दिया है, यहाँ पे जो सॉरी यहाँ बात कर रहे हैं अपन प्राण की, तो पीपीएन का पेंशन परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ये 16 डिजिट का होता है, और ये जो सेकंड वाला है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये 12 अंकों का होता है। और यहाँ जो आधार कार्ड है वो 12 अंकों का होता है, पैन कार्ड 10 अंकों का होता है। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं अपने पीपीएन की बात कर रहे हैं, यहाँ पीपीएन की बात कर रहे हैं, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, ये 16 डिजिट का होता है। और जो PRAN होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये 12 अंक का होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी है, यहाँ अपन पीपीएन की बात कर रहे हैं, इसलिए 96 में यहाँ सी आंसर इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 97 है। एनपीएस के तहत कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं, तो एनपीएस के तहत आपके एनपीएस के तहत कितने नॉमिनेट के लिए पूछा जाते हैं, तो साथियों ये प्रश्न गलत है, ये प्रश्न गलत है, और शायद ये सॉरी ये डिलीट प्रश्न है, डिलीट प्रश्न है, इसको डिलीट करवा दिया गया था, तो इसको भी अपन भी डिलीट कर रहे हैं, ये डिलीट प्रश्न था अपन भी डिलीट कर रहे हैं। 98 है।
RELHS 97। अरे ये प्रश्न 3-4 से रिपीट पूछ ले। योजना को कब से सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये आपके 31 मई 2012 से 31 मई 2012 से सबके लिए लागू कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 99 है, अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अदालत द्वारा कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के किस नियम की जांच के बिना ही सेवा से हटाया जा सकता है? तो वो जो नियम है आपका वो है 14(1). वो नियम यानी कोर्ट यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा देती तो उसके लिए कोई डिसिप्लिन अपील रूल 1968 के कोई नियम की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट नौकरी से हटाया जा सकता है। तो वो नियम आपका 14 है इसमें, जिसमें कोई जांच नहीं होती, कोई छानबीन नहीं होती, कोई कुछ नहीं, सीधा रिमूव फ्रॉम सर्विस। तो ये है आपका 14(1). चलिए साथियों, लास्ट प्रश्न इस पेपर का हम देख लेते हैं। लास्ट पेपर है इस पेपर का, लास्ट प्रश्न है वो देख लेते हैं। राजभाषा के हमने पहले करा दिए थे। बच्चे को गोद लेने के लिए महिला कर्मचारी के पक्ष में कितने दिनों की छुट्टी मंजूर की जा सकती है? देखिए, महिला यदि किसी बच्चे को जन्म देती है, रेलवे फीमेल एम्प्लॉय महिला रेलवे कर्मचारी किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है, मैटरनिटी लीव। या उसको आप 6 महीने कह दो, 180 दिन कह दो, या 6 मंथ कह दो। और यदि वो बच्चे को जन्म नहीं देके वो गोद लेती है तो भी उसके लिए वही नियम है, यानी 180 दिन ही। तो यहाँ जो आपका आंसर है 180 दिन यानी 6 मंथ, ये सही है। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर। तो ये था साथियों अजमेर का WLI का पेपर, जो कि आपके 14 मार्च 2020 को आयोजित हुआ था। और ये पेपर हमको अजमेर से श्री विनोद चौधरी जी ने शेयर किया था। थैंक यू चौधरी साहब, आपकी इच्छा पूरी हो गई है। हमने पेपर आपको BR क्लासेस के पर्दे पे ले लिया है और इसको सोल्व भी कर दिया गया है। तो धन्यवाद चौधरी साहब, आपने हमारे को पेपर शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों को थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय रेलवे, जय हिंद।